हेलो एंड वेलकम। आज हम लोग इस लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं एटॉमिक फिजिक्स। ये पहला लेक्चर है एटॉमिक फिजिक्स का और इसके आगे भी कुछ लेक्चर्स चलेंगी क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है एंड दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर एंड लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट वी आर टू कवर द बैकग्राउंड ऑफ एटॉमिक फिजिक्स, बैकग्राउंड ऑफ एटॉमिक फिजिक्स कि किस तरह से एटॉमिक फिजिक्स समय के साथ डेवलप हुई। हम लोग इसके बारे में एक छोटा सा देख लेते हैं कि पहले किस तरह से था एटॉमिक फिजिक्स, फिर बाद में किस तरह से डेवलप हुआ समय के साथ। तो सबसे पहला जो हम लोगों ने 8th और 9th में भी पढ़ा है, सबसे पहले जो थे जिन्होंने इसके बारे में बात की थी वो थे जॉन डाल्टन, जिन्होंने एटम का कॉन्सेप्ट दिया था एक्चुअली, और कहा था कि एटम इज़ the smallest part or unit of an element. ओके, एटम इसलिए इसका नाम था बिकॉज ए प्लस टॉम, ए मीन्स नॉट एंड टॉम मीन्स डिविजिबल, सो दिस can't be divided anymore or this can't be divided further. So the atom can't be divided further. So basically atom is the smallest unit up to which an element can be divided. So atom is the smallest unit up to which an element कैन बी डिवाइडेड। तो इस तरह से एटम का जो नेमिंग करा था वो किसने करा था? एटम की नेमिंग करी थी जॉन डाल्टन ने। सो जॉन डाल्टन नेम्ड द एटम, ओके, एंड said that atom is the smallest unit of an element can't be divided further. The second concept was Balmer स्पेक्ट्रल लाइन और बामर स्पेक्ट्रम, बामर, ओके, इन 1886 बामर स्पेक्ट्रम केम, और इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है क्योंकि हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एक थ्योरी आई थी, एक मॉडल ऑफ एटम जो कि बामर सीरीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी एंड इट गॉट फेल्ड। हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे हम लोग कि अच्छा खासा बामर सीरीज हम लोगों को पढ़ना है, तो बामर सीरीज को हम लोग और भी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल बस इतना जान लीजिए कि इन 1886 बामर गेव हिज बामर स्पेक्ट्रल लाइन और बामर सीरीज और बामर स्पेक्ट्रम, ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। द थर्ड वन वाज गोल्डस्टीन, and Goldstein discovered the subatomic particle that was positively charged, and it was called what? Proton. So Goldstein discovered proton, the subatomic particle, and it was positively charged. The next one was J.J. Thomson, and Goldstein discovered in 1887. Then came J.J. Thomson in 1897, and J.J. Thomson did many things. Like J.J. Thomson ने सबसे पहला चीज़ क्या किया? He discovered the subatomic particle called electron, and it was negatively charged. Okay, the second thing he did was he found
E/m ratio of electron, that is charge by mass ratio of electron. And third thing he did, he gave a model for an atom, और इस मॉडल को हम लोग क्या कहते हैं, प्लम पडलिंग मॉडल. ठीक है. हालांकि ये मॉडल क्या हुआ, दिस मॉडल फेल्ड, दिस मॉडल फेल्ड because it couldn't explain the Balmer series, और स्पेक्ट्रम. तो इसीलिए मैंने वहाँ पे कहा था कि ये थ्योरी ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि बामर स्पेक्ट्रम जो है ये पहले ही आ चुका था, और इसी को, एंड दिस वाज वेल एस्टैब्लिश्ड, तो इसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, एंड इट गॉट फेल्ड. ठीक है. इसके बाद आए आर.ए. मिलिकन. जे थॉमसन के बाद आए मिलिकन, और इन्होंने करा ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, और इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 कंक्लूजन निकल के आए. ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट भी हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के अंदर करेंगे डिटेल से. इससे जो पहला कंक्लूजन आया वो ये आया कंक्लूजन कि इन्होंने फाइंड कर लिया, ही फाउंड द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज was found out. और पहले से ही अर्लियर पहले से ही हमारे पास E/m रेशियो was available. So we got E, so mass of electron was calculated. तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी मिल गया इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन का मास भी मिल गया. वी गॉट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, वी गॉट इलेक्ट्रॉनिक मास. सो दिस वाज वेरी सिग्निफिकेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग हैपेंड वाज मिलिकन also gave the quantization of charge, that is any charge is an integral multiple of electronic charge, that is Q equal to NE. So this was important. उसके बाद 1911 में आए. 1911 में ये हम लोग 5 नंबर तक कर लिए थे. फिर 1911 में आए रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड के बारे में कौन नहीं जानता है. रदरफोर्ड ने किया एक फेमस गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट. ठीक है. और इन्होंने दिया न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम. Okay, we will study this model in detail. After that, in 1913 there were some loopholes, or there were some drawback in the Rutherford nuclear model of atom. Then in 1913 Niels Bohr came and he gave his Bohr atomic model. Okay. After that Planck also came, Max Planck, and जो wave mechanical model of atom was being developed. ठीक है.
कि इलेक्ट्रॉन का वेव मैकेनिकल मॉडल जो है उस दरमियान डेवलप होने लगा जब प्लैंक आए। प्लैंक कब आए थे? प्लैंक आए थे 1918 के अराउंड। ओके, फिर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई 1923-24 में, जब डिब्रॉगली ने दिया मैटर वेव एंड ही प्रूव्ड द इलेक्ट्रॉन कैन बिहेव like a wave. So this was a very significant development, and due to this in 1926-27 Schrödinger came and gave his famous wave equation, that is Schrödinger wave equation, और यहाँ से एटॉमिक फिजिक्स एकदम बिल्कुल से ट्रांसफॉर्म हो गया, ट्रांसफॉर्म्ड एटॉमिक फिजिक्स। फिर उसके बाद बहुत से लोग आए, इसी बीच मोज़ले आए, और तो बहुत ही ज़्यादा इनएग्जॉस्टिव लिस्ट है, बट ये हमने एक क्रोनोलॉजिकल वे में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से एटॉमिक फिजिक्स डेवलप हुई, कि जहाँ पे एक तरफ कहा जा रहा था कि एटम को कभी डिवाइड नहीं किया जा सकता, वहीं पे एटम की सब एटॉमिक पार्टिकल आई, इलेक्ट्रॉन आया, प्रोटॉन आया, फिर कहाँ पे किसकी प्लेसिंग थी, न्यूक्लियस आया, फिर बाद में कहा गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव की तरह बिहेव कर रहा है। एंड इन 1932 जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन ही था वो चीज़ जिसके वजह से ज़्यादा नहीं 10 या 12-13 साल बाद ही न्यूट्रॉन का यूज़ किया गया एंड न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किया गया था जापान के ऊपर में, उसमें न्यूट्रॉन का ही रोल था। तो जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, ठीक है, और यहीं से पता चला कि न्यूट्रॉन कितनी ज़्यादा तबाही मचा सकती है, इसलिए जेम्स चैडविक को नोबेल प्राइज़ दे दिया गया था बहुत ही कम समय में, ताकि उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए टू प्रिजर्व द न्यूट्रॉन एंड कोई भी गलत यूज़ ना होने दें। खैर वो बात की बात है। तो ये हमने एक बैकग्राउंड डिस्कस कर लिया एटॉमिक फिजिक्स के डेवलपमेंट का। इसके बाद हम लोग मॉडल ऑफ एटम डिस्कस करने चलते हैं। तो सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ मॉडल ऑफ एटम, एंड इन द मॉडल ऑफ एटम सबसे पहला मॉडल आया था जे थॉमसन का, जो कि था प्लम पडलिंग मॉडल, और ये बहुत ही जल्दी फेल हो गया, और इसके बारे में हम लोग कुछ ज़्यादा बात करने जा नहीं रहे हैं। द सेकेंड मॉडल दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वेरी फेमस, और इसने एटम को एक अलग तरीके से रखा, और आज भी हम लोग उस तरह के एटम को पढ़ते हैं, दैट वाज रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम इन 1911। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ाई करने चलते हैं कि रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल एटम में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और क्या क्या कंक्लूजन उससे ड्रॉ की गई। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम में एक गोल्ड की शीट ली गई थी, दैट इज कॉल्ड गोल्ड फॉयल। दिस इज गोल्ड फॉयल, गोल्ड फॉयल, और इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल से बॉम्बार्डमेंट कराया गया, इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल से बॉम्बार्डमेंट कराया गया। दीज आर अल्फा पार्टिकल्स, दीज आर बीइंग बॉम्बार्डेड। ठीक है, ये सारे क्या हैं? अल्फा पार्टिकल हैं। ओके, अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बार्डमेंट। ठीक है, इस गोल्ड फॉयल की थिकनेस रखी गई थी 10⁻⁻7 मीटर, 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, ये क्यों रखा गया था इतना कम, मैं बताऊंगा, और गोल्ड ही क्यों लिया गया था ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो जब इसमें बॉम्बार्ड करवाया गया तो देखा गया कि जो इसको अगर हम लोग सेंटर मान लें तो देखा गया कि जो दूर में थे अल्फा पार्टिकल वो डायरेक्टली क्रॉस करके निकल गए, जो दूर में थे वो डायरेक्टली क्रॉस करके निकल गए।
लेकिन जो जो एक पर्टिकुलर पॉइंट के करीब आते गए तो जो अल्फा पार्टिकल्स थे उनके अंदर डिफ्लेक्शन होती गई। अल्फा पार्टिकल, ये वाले अल्फा पार्टिकल कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट कर गए, जो और नज़दीक थे वो और भी ज़्यादा डिफ्लेक्ट कर गए, जो और नज़दीक थे वो और भी ज़्यादा डिफ्लेक्ट कर गए, और एक ऐसा अल्फा पार्टिकल आया जो कि सिंपली दैट बाउंस्ड बैक। ठीक है, सिमिलर चीज़ इधर भी हुई कि ये अल्फा पार्टिकल ये ज़्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट हुआ, ये अल्फा पार्टिकल ये कम एंगल पे डिफ्लेक्ट हुआ, ये अल्फा पार्टिकल ये और भी कम एंगल पे डिफ्लेक्ट हुआ, ये अल्फा पार्टिकल ये सीधा निकल गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट है जिसके करीब जाने पे अल्फा पार्टिकल का जो डिफ्लेक्शन है वो बढ़ता गया और इसके दूर जाने पे अल्फा पार्टिकल का डिफ्लेक्शन घटता गया, और एक ऐसा अल्फा पार्टिकल का बीम था जो कि डायरेक्टली दैट गॉट बाउंस्ड बैक, ओके, जो कि अपना रास्ता को वापस रिट्रेस कर लिया। द वन बीम वॉज लाइक दैट, इट रिट्रेस्ड इट्स पाथ एंड बाउंस्ड बैक। सो इसके बाद क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ की गई हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, व्हाई गोल्ड फॉयल वॉज टेकन, एंड सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई thickness was kept 10 to the power minus 7 मीटर। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन का जवाब इंटर रिलेटेड है। थिकनेस 10 to the power minus 7 मीटर इसलिए रखी गई थी बिकॉज ही वॉज स्टडिंग द मॉडल ऑफ एटम। अगर आप मॉडल ऑफ एटम की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको जो ये सीट है, अगर ये मान लेते हैं हम लोग इसको मैग्नीफाई करके देखें, सो दिस इज आवर सीट एंड दिस थिकनेस इज व्हाट 10 to the power minus 7 मीटर। ठीक है, अगर इस सीट को आप बहुत ज़्यादा अगर थिक रख देंगे तो इसके अंदर बहुत से एटम इस तरह से हो जाएंगे अरेंज, और अगर आप अल्फा पार्टिकल्स इस तरह से बम्बार्ड कराओगे तो आपको एक्चुअल जो वन एटम का बिहेवियर है वो पता नहीं चलेगा। अगर एटम की पैकिंग इस तरह से हो, ये मान लिया हमने 10 to the power minus 7 मीटर नहीं होके सपोज दिस इज 10 to the power minus 2 मीटर से, तो यहाँ पे इसके अंदर में बहुत सारे एटम इस तरह से पैक्ड होंगे, और अगर अल्फा से हम लोग अल्फा पार्टिकल्स इस तरह से बम्बार्ड कराएंगे तो जो बिहेवियर आएगा दैट इज नॉट ड्यू टू सिंगल एटम, दैट इज ड्यू टू मेनी एटम। अगर ये अल्फा बीम आ रही है तो इसको रजिस्ट करने के लिए यहाँ पे 3 एटम है, तो जो बिहेवियर पैटर्न हम लोग ऑब्जर्व करेंगे दिस विल बी ड्यू टू 3 एटम। सो सिंगल एटम का बिहेवियर हमें पता नहीं चलेगा, इसीलिए इस सीट को बहुत ज़्यादा थिन कर दिया गया, सीट को बहुत ज़्यादा थिन कर दिया गया, एंड सीट वाज मेड लाइक दिस। सो दिस वाज द सीट, ओके, और वी कैन मेक इट फ्रेश। सो दिस वाज द सीट। अब इसके अंदर में जहां भी आप देखेंगे तो एक ही एटम है बस। तो अब अगर अल्फा से इस पे बम्बार्ड कराते हैं हम लोग तो जो अल्फा जो भी बिहेवियर शो करेगा दैट विल बी ड्यू टू द एक्शन ऑफ वन एटम। इसीलिए जो थिकनेस है 10 to the power minus 7 मीटर ली गई ताकि इसका डायमेंशन कंपेरेबल हो जाए एटॉमिक डायमेंशन के, एटॉमिक डायमेंशन के कंपेरेबल हो जाए, सो दैट बिहेवियर ऑफ वन एटम कैन बी एनालाइज्ड एंड कैन बी स्टडीड। ठीक है, तो दिस इज व्हाई द थिकनेस वाज केप्ट 10 to the power minus 7 मीटर ड्यू टू ही हैड टू नो द बिहेवियर ऑफ वन एटम।
ओके। और इतना ज़्यादा थिन रखने से उसके अंदर सिर्फ वो जो शीट है उसके अंदर से एक लेयर में सिर्फ एक ही एटम होता और एक एटम के बिहेवियर का पता चलता, इसीलिए थिकनेस इतनी कम रखी गई थी। दूसरी बात, वाई गोल्ड फॉयल वॉज टेकन, दूसरा भी कुछ लिया जा सकता था, इतनी महंगी मेटल का इस्तेमाल क्यों किया गया? द रीज़न वॉज गोल्ड इज़ वेरी वेरी मच मेलिएबल and due to its malleability it can be beaten into very very thin sheet. Okay, this is why gold foil was used and the thickness was kept 10 to the -7 मीटर। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी कि यही दोनों क्यों इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, इसके बाद क्या क्या ऑब्जर्व की गई? ऑब्जर्वेशन ये था फर्स्ट में कि मोस्ट ऑफ द अल्फा बीम passed undeflected. Most of the alpha beam passed undeflected. Only few, or we can say 1 in 8,000 beam, 1 in 8,000 beam deflected by more than 90 degree angle. मोर देन 90 डिग्री एंगल कहने का मतलब, अगर ये हमारा सीट है और इस तरह से अल्फा आ रही है तो ये जो डिफ्लेक्शन है ये क्या है? 90 से ज़्यादा है। इस तरह के डिफ्लेक्शन का जो रेशियो था 1 in 8,000 था। तो आप समझ सकते हैं कि कितने सारे जो अल्फा बीम थे हमारे वो या तो अनडिफ्लेक्टेड या फिर स्मॉल डिफ्लेक्शन से निकल गए। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन ये था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा बीम पास्ड अनडिफ्लेक्टेड, एंड सेकेंड वन वाज ओनली फ्यू डिफ्लेक्टेड बाय एन एंगल मोर देन 90 डिग्री। इसके बाद देखा गया कि बहुत ही कम जो ओनली फ्यू गॉट बाउंस्ड बैक। इसके बाद क्या देखा गया कि there was a point on the seat at which the beam were bouncing back and on the either side of that very point the beam were deflected very less or didn't get deflected। ठीक है, इसको हमने पहले ही इमेज में कर लिया है कि ये एक ऐसा पॉइंट था कि जहाँ पे आने के बाद बाउंसिंग बैक हुई, यहाँ पे आने के बाद बाउंसिंग बैक हुई, लेकिन इसके बाद दोनों ही तरफ अगर हम लोग जा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन क्या होता चला जा रहा है? कम होता चला जा रहा है और मोस्ट ऑफ द बीम जो है वो स्ट्रेट निकल जा रहे हैं। सो दीज वेयर द ऑब्जर्वेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन सर्टेन कंक्लूजन वेयर मेड। तो व्हाट वेयर द कंक्लूजन? कंक्लूजन ये ड्रॉ किया गया कि देखिए ये आपका अगर पॉइंट है और इसके चारों बगल हमने देखा कि ऊपर में भी जिस तरह का बिहेवियर ऊपर में है इसके बीम्स का, सेम बिहेवियर इसके नीचे में भी है। दैट मीन्स दिस इज सिमेट्रिकल एंड दिस इज वाई इट वॉज सेड कि एटम इज spherical. Okay, second thing, atom is spherical. Second thing, most of the space in atom is what? Empty.
थर्ड वन जो कहा गया ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए कि अल्फा पार्टिकल खुद में एक बहुत ही हैवी पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल खुद में एक बहुत ही हैवी पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल की मास अगर आप देखेंगे, अल्फा इज व्हाट He2 4, और इसको आयनाइज अगर कर देते हैं हम लोग तो अल्फा इज व्हाट He2+। लेकिन इसका अगर मास नंबर हम देखें तो इसका मास नंबर कितना होता है 4। सो मास ऑफ अल्फा इज 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन। और प्रोटॉन का मास कितना होता है? प्रोटॉन का मास नियरली 1000 टाइम्स से भी ज़्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप समझ सकते हैं कि ये अल्फा पार्टिकल कितना हैवी है। दिस इज़ वेरी वेरी हैवी, और ये हाई एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। और तो अगर सपोज कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसको मिल भी जाएगा तो दिस विल हिट द इलेक्ट्रॉन एंड जस्ट पास। ओके, लेकिन यहाँ पे इस जगह पे अगर अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक कर रही है, मतलब सामने में कोई बहुत ही रिजिड बॉडी प्रेजेंट है। यहाँ पे सामने में कोई बहुत ही रिजिड बॉडी प्रेजेंट है, रिजिड बॉडी, पहली बात। दूसरी बात क्या कि अल्फा क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे रिजिड होने के साथ साथ कोई एक ऐसी बॉडी है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, जिससे कि वो इसको स्ट्रॉन्ग रिपल्सन दे रही है, किसको? अल्फा पार्टिकल को। अदरवाइज अगर ये सिर्फ मास होता तो मे बी अल्फा पार्टिकल इसको हिट करके बाहर निकाल देता, क्योंकि अल्फा पार्टिकल उतनी एनर्जेटिक है, बट इसको अल्फा पार्टिकल हिट नहीं कर पा रहा। दैट मीन्स यहाँ से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिपल्सन मिल रहा है अल्फा पार्टिकल को, एंड दिस इज वाई यहाँ से हम एक चीज़ और कह सकते हैं कि ये रिजिड बॉडी है, ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। थर्ड थिंग कि जैसे ही हम लोग थोड़ा सा लेटरली शिफ्ट करते हैं, अगर जैसे हम लोग शिफ्ट करते हैं तो यहाँ से बाउंसिंग बैक नहीं होती है, यहाँ से बस लार्ज डिफ्लेक्शन होती है, लेकिन यहाँ से बाउंसिंग बैक नहीं होती है। मतलब ये जो रीजन है दिस इज कंसंट्रेटेड विद इन अ वेरी स्मॉल स्पेस। ओके, सो दिस रीजन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज confined in a very very small space। यहाँ से ये कंक्लूजन ड्रॉ की गई। अब मैं नीचे जाके जो हम लोग थर्ड पॉइंट लिख रहे थे उसमें इसको लिखने जा रहा हूँ। तो ये आई होप कि आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे एक रिजिड बॉडी है, ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये बहुत स्मॉल जगह में कंसंट्रेटेड है। व्हाई? बिकॉज इट्स रिजिड, क्योंकि इसको अल्फा पार्टिकल हिट करके बाहर नहीं कर पा रहा है। दिस इज पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज अल्फा पार्टिकल इज गेटिंग बाउंस्ड बैक। तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल को जरूर कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिपल्सन मिल रहा होगा, एंड सिंस हम लोग जरा सा भी अगर शिफ्ट करते हैं तो बाउंसिंग बैक नहीं होती है, जबकि स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन होती है। दैट मीन्स द रीजन इज स्मॉल। ओके, तो यहाँ पे हम लोग तीसरा पॉइंट इसी से लिखने जा रहे हैं, थर्ड पॉइंट लिखने जा रहे हैं कि एट द सेंटर ऑफ एटम देयर इज अ रीजन ऑफ or there is a region of a small sphere which is positively charged। अब अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो दैट मीन्स ये जो हमारा स्पेयर है पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब दिस विल कंटेन ऑल द प्रोटॉन। दैट मीन्स it contains all protons। अब बताइए कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है ये 1000 टाइम ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी ज़्यादा है। अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हैं, इफ दिस स्फीयर इज कंटेनिंग ऑल द प्रोटॉन्स एंड प्रोटॉन इज heavier than 1000 times of electron, so we can say the all mass is concentrated within this sphere only। This contains all the protons and proton is more than 1000 times heavier than electron, so we can say
this sphere contains whole mass of the atom, ठीक है। तो यहां से हमने क्या देखा कि देयर इज अ रीजन ऑफ ए स्मॉल स्फीयर वेयर विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड विच इज कंटेनिंग ऑलमोस्ट ऑल मास ऑफ द एटम। तो आप बताइए कि मास इसका बहुत ही ज़्यादा है, और इसका रीजन बहुत ही स्मॉल है। सो चौथा पॉइंट हम लोग यहीं से नहीं बोल सकते हैं। फोर्थ पॉइंट वी कैन से सिंस द मास इज वेरी हाई एंड वॉल्यूम इज very low, so the sphere at the center containing all protons and hence is positive charged is very dense, that is it has very high density and this sphere is known as nucleus, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद का पॉइंट था कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द nucleus along a circular path and the necessary centripetal force is being provided by the electrostatic force of attraction, between positive charged nucleus and the negative charged electron, ठीक है। तो ये सारे पोस्टुलेट थे रदरफोर्ड के, जो कि उन्होंने कंक्लूड किए आफ्टर दीज ऑब्जर्वेशन, और इसके आधार पे उन्होंने एक मॉडल ऑफ एटम बनाया जो कि कैसा था। लेट्स मेक द मॉडल। जो मॉडल कैसा था, सो दिस इज द न्यूक्लियस, ओके। और न्यूक्लियस के चारों साइड रिवॉल्व कौन कर रहा है, सो इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ओके। So this is the model of atom proposed by Rutherford. This is positively charged nucleus and these are the electrons revolving around the nucleus along the circular path, ठीक है। तो ये सारा पोस्टुलेट रदरफोर्ड ने दिए और यहीं से न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम आया, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। इसके बाद रदरफोर्ड मॉडल में भी ड्रॉबैक निकल गए और रदरफोर्ड मॉडल फेल कर गया टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।